नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ में हाल ही में किए गए निवेश को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे एक और उदाहरण बताया है जिसमें सार्वजनिक धन का उपयोग निजी हितों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा कि पैसा आपका, पॉलिसी आपकी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा सुविधा फायदा अडानी को। रिपोर्ट के अनुसार APSEZ द्वारा किए गए 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिक्री में LIC एकमात्र खरीदार है। APSEZ, जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ट्रांसपोर्ट सेवा कंपनी है, ने 30 मई को पुष्टि की कि उसने 15 वर्षों की अवधि वाले नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करके 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो अब तक का उसका सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड इशू है। कंपनी के एक बयान में कहा गया कि यह इशू 7.75% की प्रतिस्पर्धी वार्षिक ब्याज दर पर पूरी तरह से LIC द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सोच पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद को रोकना था। CDS ने कहा कि भारत आतंकवाद और परमाणु हमले की धमकी के साए में रहकर जीने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को हुए नुकसान के बारे में पूछे जाने पर CDS अनिल चौहान ने क्रिकेट मैच का संदर्भ देते हुए कहा कि कोई टीम किस तरह से मैच जीतती है ये इम्पोर्टेंट है। टीम जब जीत जाती है तो कोई सवाल नहीं उठाता कि कितने विकेट गिरे। उन्होंने कहा कि पेशेवर सैन्य बलों पर नुकसान का कोई असर नहीं पड़ता है। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कमेंट किया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है। उनकी इस टिप्पणी पर कर्नाटक में काफी बवाल हुआ। वहीं अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को मामले में सुनवाई की और कमल हासन को चेतावनी दी कि वह अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने एक्टर को ये भी हिदायत दी कि अगर वे अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ की रिलीज चाहते हैं तो उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब कोर्ट की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं कमल हासन ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो माफी क्यों मांगूं। हालांकि उन्होंने कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी KFCC के अध्यक्ष नरसिम्हालू को एक पत्र लिखकर सफाई दी। पत्र में उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि मेरे बयान को गलत समझा गया। मेरा इरादा कन्नड़ भाषा को कमतर दिखाने का नहीं था। मैं केवल यह कहना चाहता था कि द्रविड़ भाषाएं एक ही परिवार से हैं। इसी के साथ उन्होंने कन्नड़ भाषा और कर्नाटक की संस्कृति के प्रति अपना सच्चा आदर जताया। बिहार के मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने मंगलवार को जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए लोकसभा टिकट हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को रिश्वत दी थी। अशोक चौधरी, जिनकी बेटी शांभवी समस्तीपुर के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हैं, ने सिविल कोर्ट में पत्रकारों से बात की। JDU के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा मेरी बेटी और मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मैंने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसका उनका जवाब असंतोषजनक था। उन्होंने जो कहा उसके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से कोई पछतावा नहीं है। भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में ब्रिटेन सरकार के मंत्रियों से हुई मुलाकात पर लंदन के भारतीय उच्चायोग को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लंदन में ब्रिटिश मंत्रियों से हुई मुलाकात को सफल बताया। पत्र में लिखा गया कि भारत से आए सभी पार्टियों के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में अपने दौरे का सफल समापन किया। पत्र के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य विषय भारत ब्रिटेन के बीच सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना था। इसमें ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद से निपटने की दिशा में एक नया और सशक्त कदम बताया गया। पत्र में आगे कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल को इन बैठकों में भरपूर समर्थन मिला। दोनों देशों ने वैश्विक सुरक्षा, न्याय और मजबूत रणनीतिक साझेदारी के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी गजा में सहायता सामग्री लेने के लिए पहुंचे लोगों में 27 लोगों की मौत हो गई है और 90 घायल हुए हैं, जिनमें कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है। ये घटना दक्षिणी रफा में हुई, जहां एक सहायता सामग्री वितरण केंद्र में कुछ विवाद के बाद उन पर गोलियां चलाई गईं। रविवार को भी एक ऐसी ही घटना हुई थी।
इससे पहले कज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा था कि सहायता सामग्री वितरण केंद्र में 31 लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने कहा कि इस्राएली सेना मदद लेने आए लोगों पर गोलियां चला रही है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने कहा है कि रफा में उसके अस्पताल में रविवार को बड़ी तादाद में घायल लोगों को लाया गया। इनमें से 21 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सेना ने उन लोगों पर गोलियां नहीं चलाई हैं जो मदद लेने पहुंचे थे या पहुंच रहे थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने प्रतिक्रिया दी है। अरुण भारती ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी ने 16 मई को चिराग जी को एक प्रस्ताव भेजकर उनसे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पर विचार करने के लिए कहा है। वो इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं। पार्टी ये भी मानती है कि चूंकि वो समाज के सभी वर्गों के नेता हैं, इसीलिए ये अच्छा होगा कि वो किसी गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमेशा ये कहा है कि बिहार उनकी राजनीति का केंद्र है, बिहार उनकी राजनीति का आधार है और बिहारी उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। मंत्री पद पर रहते हुए उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में समस्या भाषा नहीं है, बल्कि शालीनता और शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण खोजने की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान देश में हर जगह मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई करता है तो भारत इस्लामाबाद के साथ बातचीत कर सकता है। ब्राजील में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थरूर ने यह भी कहा कि उनकी टीम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को लैटिन अमेरिकी देशों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिनके बीच कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। थरूर ने कहा कि हम अपने वार्ताकारों से यही कहते रहते हैं, अगर पाकिस्तान उतना ही निर्दोष है जितना वह दावा करता है तो वह वांछित आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह क्यों देता है, वे शांति से क्यों रह पाते हैं, प्रशिक्षण शिविर क्यों चला पाते हैं और लोगों को कट्टरपंथी क्यों बना पाते हैं। थरूर ने पूछा कि हथियार क्यों दे पाते हैं और लोगों को हथियारों का अभ्यास क्यों करवा पाते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इस समय राज्य के 22 जिलों में 1254 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान श्रीभूमि, कछार, हैलाकांडी, लखीमपुर और नौगांव जिले में हुआ है। आपदा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बीते 24 घंटों में बाढ़ में डूबने से 2 और लोगों की मौत हुई है। इस तरह पिछले 4 दिनों में राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है। बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर आपदा विभाग की तरफ से 2 जून की देर शाम जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में इस समय 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि ऐसे करीब 32,000 लोग हैं जिनका घर बार पूरी तरह पानी में डूब गया। इन लोगों के लिए प्रशासन ने अलग अलग जगह 322 राहत शिविर स्थापित किए हैं। वहीं राज्य में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की और स्थिति का जायजा लिया और साथ ही केंद्र की ओर से राज्य को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की ओर से मार्शल लॉ लागू करने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उन्हें हटा दिया गया था। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक मतदान 62.1% तक पहुंच गया था। 2022 की तुलना में इस समय इससे कम वोटिंग हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग और सत्तारूढ़ दल के किम मुन सू के बीच है। बता दें कि किम मुन यून सुक येओल की कैबिनेट में मंत्री थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई युवा मतदाताओं का कहना है कि वो देश में एक निर्णायक नेता देखना चाहते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति की सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटना होगी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आने वाले स्टील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दरअसल दक्षिण कोरिया अमेरिका को स्टील का निर्यात करने वाला चौथा बड़ा देश है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.